नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि 2024 के जो चुनाव होने वाली है लोकसभा में बेहतर प्रधानमंत्री के रूप में किन्हें देखा जाए। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम मायावती। हम अनूप सर से कुछ जानना चाहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे द राइट चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। आज एक गंभीर मुद्दा पे हम लोग बात करने वाले हैं और विश्लेषण करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है, हम लोग एनालिसिस करेंगे और आप तय करेंगे कि हम 2024 में भारत का प्रधानमंत्री किसे देखें, और बहुत ही साफ़ सुथरा हम लोग करेंगे। और जो मायावती हैं, बहन मायावती जो हैं, और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, दोनों के व्यक्तित्व के साथ साथ दोनों का जो कार्य है, कार्य क्षेत्र के आधार पे हम लोग ये तय करेंगे और आप तय करेंगे। क्योंकि भारत के लोकतंत्र में जो कहते हैं कि रीढ़ जो होता है वो जनता होती है। तो जनता तय करेगी कि भारत के प्रधानमंत्री 2024 में मायावती को बनाया जाए या नरेंद्र मोदी को बनाया जाए। बहुत सारे विकल्प हैं, बट हम दो पर्सनालिटी की बात कर दिया जाए तो हम बात करेंगे कि महिला, अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिला में वो दम है, वो ताकत है जो सिर्फ निर्माण करती है। मर्दों का एक हद तक उनका एक लिमिट होता है। जब मर्द, मैं एक बात बताता हूँ, मर्द जैसे होते हैं जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री हो जाए। भारत के प्रधानमंत्री सांप्रदायिकता, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, क्या बोलते हैं, दलित, हिंदू, ये सब चीज़ के अलावा क्या कर सकते हैं। एक लिमिट होता है इनका, यहीं पे रुक जाते हैं। लेकिन महिला इस चक्कर में नहीं पड़ती। महिला को जिस तरह से अपने बाल बच्चों का भविष्य दिखता है, जिस तरीके से उनका विकास दिखता है, बिल्कुल देश उसी तरह दिखता है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री 2024 के लिए मायावती से बेहतर कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। और इस पर हम लोग बात करते हैं, विस्तार से हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा, और विश्लेषण के तौर पर आपको पता चलेगा कि हाँ, कौन बेहतर अपने लाइफ में किए और कौन बेहतर हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। आज वर्तमान प्रधानमंत्री जी हमारे गार्जियन हैं और हम सभी को बच्चों के समान देखते हैं और सभी की विकास की बात करते हैं और ये बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास। हमारे देश में समरसता लाने की बात करते हैं हमेशा वो, जो सब कोई साथ में रहे और किसी भेदभाव की बात वो नहीं करते हैं। अच्छा, आपको लगता है समरसता की बात है, ठीक है। जहाँ तक हमें लगता है ऐसी समरसता, बताइए, मतलब भारत में ऐसी समरसता की बात होता है कि आज हिंदू मुसलमानों के साथ बैठ नहीं सकता, मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं बैठ सकता। ये समरसता है आपकी पार्टियों का। आपके जैसे मानते हैं कि आपके जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, इनका एक मैनिफेस्टो या इनका एक विचारधारा ऐसा समरसता है। यहाँ पे दलित लोग हमेशा क्या हो जाते हैं, जब भी इनकी पार्टी आती है, जब भी इनकी सरकार हो जाती है, तो उनके माध्यम से सबसे ज़्यादा सताए जाते हैं, सबसे ज़्यादा दबाए जाते हैं। ये समरसता की बात कर रहे हैं। इनके पार्टी के लोग अधिकतर दलितों के घर में खाना खाने जाते, जैसे गृह मंत्री आपके आए हुए थे, समरसता की बात कर रहे थे। ये जब चुनाव की बारी आती है तब आपको समझ में आता है समरसता की बात है। जब आपको वोट लेना है, जब आपको सत्ता अपना हथियाना है, जब आपको ये काम करना है, तब आपको दिखता है, तब आपको दलितों में हिंदू दिखाई देता है। आपने एक दलित महिला को क्या बना दिया, राष्ट्रपति बना दिया। राजनीतिक रूप से तो ठीक है, आपने ये किया थोड़ा सा अगर देखा जाए तो, लेकिन क्या सामाजिक रूप से आप वो अधिकार दिए? कौन सी समरसता की बात करते हैं? एक राष्ट्रपति जब किसी मंदिर में जाती हैं तो आपके पंडित लोगों के द्वारा उनको बाहर धक्का दे दिया जाता है, बाहर पूजा पाठ करने के लिए कहा जाता है। जब एक राष्ट्रपति के साथ, कोविंद साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ था, मंदिर में उनको प्रवेश नहीं करवाया गया था। और आप समरसता की बात करते हैं, वहाँ पे छुआछूत, ऊंच नीच का भेदभाव बताया जाता है। एक राष्ट्रपति के साथ जब ऐसा हो सकता है तो आप सोचिए कि एक आम जनता के साथ कैसा होगा। आप ये सोच सकते हैं ना क्या? नहीं, ये भेदभाव की बात नहीं करते हैं प्रधानमंत्री जी, और भेदभाव नहीं होता है। वह जाने में असमर्थ थी और नहीं जा पाई। जहाँ तक इनके का नाम है कि भेदभाव की बात कोई बात नहीं है। और प्रधानमंत्री का उद्देश्य है कि भारत में जितने भी लोग हैं अंतिम छोर तक, देश के अंतिम छोर तक बैठे हुए हैं, उनके पास तक पत्र योजना का लाभ पहुंचाना। वो भेदभाव की बात करते ही नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए,
आप भी भेदभाव की बात करते हैं। हमारे भारत में कभी भी इतनी सांप्रदायिकता अपना घर बना के इतना समझिए कि विकराल रूप धारण नहीं किया था। ये हिंदू मुस्लिम के बीच में जो एक ही थाली में मायावती के समय में हिंदू और मुसलमान एक ही साथ बैठ के खाना खाते हैं, उस सांप्रदायिकता का भाव किसने जगाया? वो दंगाई वाला माहौल किसने पैदा किया? सोच के देखिए ना, हिंदू मुस्लिम जय श्री राम किसने किया? हिंदू राष्ट्र की बात किसने किया? क्या मायावती की सरकार ने कभी ये कही? क्या मायावती की कभी गवर्नमेंट में ऐसा हुआ, किसी को औकात हुआ, किसी का हिम्मत हुआ कि सांप्रदायिकता के नाम पे हिंदू मुसलमान एक दूसरे के बीच में टकराव पैदा कर दे? ऐसा कभी नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है, जिस समरसता की आप बात करते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विचारों पे ये चलने वाली पार्टी है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने समतामूलक समाज की निर्माण की बात कही थी। उसमें सभी लोगों को समान रूप से हक अधिकार की बात किया गया था, चाहे वो किसी भी जाति के लोग क्यों ना हो, किसी भी धर्म संप्रदाय के लोग क्यों ना हो, चाहे महिला बच्चे क्यों ना हो। आपकी पार्टी ऐसी समरसता की बात बिल्कुल नहीं करती है। वो सिर्फ चुनाव जब आता है तब आप ये समझ में आता है कि हाँ फलाना दलित है, तब उसको हिंदू बनाई जाती है। बाकी मंदिरों में जाके देखिए तब आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा होता है ना? नहीं, ऐसा नहीं है कि इनको मतलब जगह नहीं दिया जाता है। और जब रही बात की महिलाओं के लिए, तो आज वर्तमान में जो प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य कर दिया है महिलाओं के लिए, आज तक किसी प्रधानमंत्री जी ने नहीं कर पाया। जैसे देखा जाए तो महिला आरक्षण की जो बात आती है, कब से न ये पड़ा हुआ था, आज तक नहीं हो रहा था। महिला आरक्षण दिया गया, 33% महिलाओं को राजनीति में लाने के लिए प्रयास किया गया। किसने किया? प्रधानमंत्री जी ने किया। अच्छा, ये बताइए, आप महिला की बात कर दिए, भारत का आंकड़ा और सर्वे उठा के देखिए, भारत की बेटियां सुरक्षित नहीं है, भारत की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आप मणिपुर की घटना देख लीजिए, एक महिला को नंगा करके घुमाया गया, सरेआम घुमाया गया, और आपकी सरकार ने ऐसा किया। उत्तर प्रदेश में एक हाथरस का घटना हुआ, जो एक दलित बेटियों के साथ बलात्कार करके उसका मर्डर करके जिंदा ही उसको जला दिया गया, और आप समरसता की और ये सुरक्षा की बात करते हैं। भारत में लोग सुरक्षा के डर भय से देश छोड़ करके बाहर चले जाते हैं। अब देखिए 2022-23 का आंकड़ा है, कहता है कि सबसे ज़्यादा अगर लोग अपने देश को ही छोड़ करके अगर जाने वाले लोग हैं, वो लोग हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि हमारे घर की बेटियां हमारे देश में ही सुरक्षित नहीं है। और दूसरे देश, लगभग 120 से कहीं ज़्यादा देशों में उन लोगों ने अपना नागरिकता हासिल कर लिया। और आप किस बेटी और बहू की बात कर रहे हैं? आप सोच के देखिए, यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, जो आपके प्रधानमंत्री के समय में हुआ था। अब जैसे इनके कहने का मतलब ये है कि भारत के लोग किसी अन्य देशों में जाकर के नागरिकता ले लेते हैं, तो भारत को छोड़ कर वो चले जाते हैं। तो जो भारत से लोग जा कर के अमेरिका में हो, चाइना में हो, और कहीं और जा कर के जो नागरिकता लेते हैं, उस देश के भी लोग तो हमारे यहाँ आकर के नागरिकता लेते हैं, वो भी तो रहते हैं। दूसरे देशों से लोग उनका भी तो परवाह होता है, हम आवास देते हैं, रहने का जगह देते हैं। अच्छा देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मतलब दूसरा आ जाए तो ठीक है, लेकिन आपका घर छोड़ने वाला कितना दर्द और तकलीफ से अपना देश छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाता होगा, इस चीज़ की भावना को नहीं समझते हैं। ये आपकी मतलब गवर्नमेंट में ऐसा होता है। आप सोच के देखिएगा, हमारे कंट्री के रहने वाले बांग्लादेश को पसंद करते हैं, हमारे कंट्री के रहने वाले लोगों ने पाकिस्तान को पसंद किया, हमारे देश के रहने वाले लोगों ने सबसे ज़्यादा अमेरिका की नागरिकता लेकर के पसंद किया, यहाँ तक कि चाइना की नागरिकता भी लोगों ने लिया। उनको लगता है कि कहीं भारत से बेहतर ये जगह है। आपने बेहतर माहौल दिया और अपने भारत के लोगों को इतना डरा के क्यों रखा? ये सांप्रदायिकता, ये दंगा, ये जो हमारी सरकार डरा करके काम करने वाली नहीं है। सबके विचारों से सहमत है और सबके विचारों पर कार्य करती है। और जैसे देखा भी जाए, जो आज हमारे हिंदू भाइयों के लिए जो सदियों से पड़ा हुआ था मामला, राम मंदिर का मामला क्लियर हो गया। जो ये बात बताइए, जिस मंदिर की बात आप कर रहे हैं ना, राम मंदिर की बात, ठीक है, देखिए हमारी पार्टी इस मंदिर मस्जिद से कोई ये नहीं रखती। मैं अपनी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं विचारधारा की बात कर रहा हूँ। जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब हो गए, बुद्ध हो गए, फुले हो गए, महात्मा फुले हो गए, सावित्रीबाई फुले हो गए, पेरियार साहब हो गए, तो ऐसे महापुरुष के विचारों से ये ओतप्रोत है इनका संगठन। और एक बात बताते हैं,
हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की अगर बात कर दिया जाए तो आप देख सकते हैं कि उनकी विचारधारा सिर्फ समतामूलक समाज का निर्माण करेगा देश के विकास के लिए। आप अभी जिस इस आधुनिक तकनीक में जो आप बात कर रहे हैं या जिस माहौल में है, ये एक अम्बेडकर साहब का सोच है, उनका ही देन है ये सारा चीज़ें। वो चीज़ें कभी गलत नहीं हो सकती। और मायावती ने हमेशा बढ़ चढ़ करके बहुजनों के लिए काम किया है, भारत की महिलाओं के लिए काम किया है। भले इनको आप एक लिमिट में बांट के देखते हैं कि दलित की बेटियां हैं, अभी भी आपके दिमाग में ये चलता होगा दलित की बेटियां हैं। दूसरी बात ये है कि महिलाएं हैं। एक बार भारत का प्रधानमंत्री बना के देखिए, अगर भारत का कायाकल्प, इतिहास और ज्योग्राफी ना बदल दे तो ये कहिएगा। और देखिए ये किसके लिए होता है? भारत में रहने वाले जिनके बच्चे हैं। आपकी पार्टी कहती है सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, लेकिन हुआ कभी भी नहीं। अगर ये साबित करना चाहते, सुनिए, आप ये साबित करना चाहते हैं, हम मायावती के हाथ में सौंपा दिया जाए तो सुरक्षित हो जाएगा। बिल्कुल, ये 100% हाथ में है तो सुरक्षित। अरे 10 साल से आप देख लिए ना, कैसे और सुरक्षित है भारत? आप 10 साल से देख लिए ना। आज इसे वैश्विक लेवल पर पहुंचाने वाले हैं नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, पहचान दिलाने वैश्विक लेवल की बात करते हैं, और वैश्विक लेवल की बात तक सिर्फ जा करके बुद्ध और अम्बेडकर की ही बात किया जाता है। वो वैश्विक लेवल की बात करते हैं। सोच के देखिए, आपके देश में रहने वाले सभी लोग समझिए कि सबसे ज़्यादा भयभीत है। आपके कंट्री के बीच में तनाव पैदा हो गया है, और आप ये कहते हैं कि वैश्विक दृष्टिकोण में अगर वो नहीं होते तो उनसे बेहतर काम मायावती के समय में होता। एक बार मायावती को मौका दे करके देखिए, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि मायावती का काम देखिए और हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री अभी हैं उनका काम देखिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी का अगर सर्वे आप देखेंगे ना, तो भूखमरी सूचकांक में कितना स्थान है, कभी आप सोच पाएंगे? 125 देशों में 111वां स्थान है भारत का। और आपके देश से कहीं ज़्यादा पाकिस्तान की स्थिति अच्छी है, आपके देश से कहीं अच्छा श्रीलंका का स्थिति है, आपके देश से कहीं अच्छा नेपाल का स्थिति अच्छा है। क्यों ऐसा हुआ? पाकिस्तान का जनसंख्या कम है। जनसंख्या पे डिपेंड नहीं करता है, आपसे भी कहीं ज़्यादा जनसंख्या आपके चाइना का है, लेकिन बहुत ही अच्छा स्थिति में है। उसकी अर्थव्यवस्था कहीं भी आप मतलब उतना बेहतर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक चीज़ें हैं ना, इस चीज़ को ये नहीं करना चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है कि 2024 के लिए बहुत हो गया। अगर भारत के लोग चाहते हैं कि उनके बाल बच्चे को नौकरी हो, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए, भूखमरी ख़त्म हो जाए, और गरीबी मिट जाए, कम से कम उनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो जाए, यानी कि बहुत सारी चीज़ें जो मतलब हमें विकास की काम अगर किया जाए, तो आपको मायावती को एक बार मौका देना पड़ेगा। और मैं बताता हूँ, इंदिरा गांधी जब भारत की प्रधानमंत्री थी तो पूरे विश्व में पताका उन्होंने फहराया था, क्योंकि एक लेडी थी। जब दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे जब रज़िया सुल्तान बनी थी, तो इतिहासकार ये कहते हैं कि अगर रज़िया महिला नहीं होती तो शायद वैसा सुल्तान कोई पैदा नहीं होता। एक बात देखिएगा, मायावती में वो गुण है, वो मेरिट है भारत की सत्ता को इस तरीके से कि इतिहास और ज्योग्राफी बदल जाएगा। और कभी भी ये मौका सांप्रदायिकता का जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो खाई बना हुआ है, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि इन्होंने जो काम किया, इन्होंने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रह करके वो चीज़ें कभी पैदा नहीं की जो वहाँ पे जो अब वर्तमान की सरकार है, जो आज आपके केंद्र में सरकार है। क्यों ऐसा हो गया? वर्तमान में प्रधानमंत्री के समय में जो कार्य हो रही है, वो मतलब सबको सशक्त बनाने की काम हो रही है। और गरीबों को, जैसे देखा जाए तो गरीबों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है, और मुद्रा लोन भी दिया जाता है बिजनेस करने के लिए, स्टार्टअप के माध्यम से दिया जाता है। नई नई योजनाएं, परियोजनाएं बहुत सारे चलाई गई है गरीबी दूर करने के लिए। अब उनकी लाभ आप नहीं लेते हैं तो उसमें सरकार की क्या गलती है? जहाँ तक आपने कहा कि गरीबों को अनाज बांटा जाता है, हमें नहीं चाहिए, हमारे समाज के लोगों को अब नहीं चाहिए। 76 साल हो गया देश की आज़ादी को, अभी भी चावल गेहूं में ही वो लोग उलझे हुए हैं। हमें एक ऐसे गवर्नमेंट की ज़रूरत है जो, अगर ऐसे समाज की ज़रूरत है जो वंचित समाज के, जो सबसे कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो हाशिए पे खड़े हैं, हम उनको चावल दाल गेहूं ये सब कुछ भी नहीं देंगे, लेकिन हम इतना सशक्त कर देंगे कि 200 रुपये केजी भी अगर चावल हो तो उतनी क्षमता उस बंदे के अंदर होगा कि वो खरीद के खा सके। ऐसा व्यवस्था क्यों नहीं बनाएंगे हम? लेकिन हम, जहाँ तक है भारत को सशक्त करने की बात है, तो इसी सब को तो देखते हुए 2016 में नोटबंदी को लाया गया, जिससे काला धन को वापस लाया जाए। जो भी मतलब जो बाहर में जो पैसे फंसे हुए थे, जो जिनके पास जो
ब्लैक मनी जमा था उनको रिकवर किया गया। और इसमें हुआ क्या कि अगर मान लीजिए नोटबंदी नहीं लाया गया होता तो उसमें बहुत सारे जाली नोट आ गया था, चलता। ये तो गनीमत कही है कि भारत का अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए नोटबंदी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आया, जो स्थिति आज अच्छी है। देखिए, आपको लगता है कि नोटबंदी से काला धन वापस आया, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। आप ज़रा सोच के देखिएगा, यहाँ ठेला चलाने वाले, मजदूरी करने वाले का बैंक अकाउंट आपको स्विस बैंक में है क्या? उन लोग का अकाउंट वहाँ पे खुलता है? बताइए, नोटबंदी की वजह से कौन लोग अमीर हो गए? नोटबंदी की वजह से देखिएगा, जो लोग लाखपति थे करोड़पति हो गए। और सबसे ज़्यादा पार्टियाँ कौन थी जो सपोर्ट कर रही थी बीजेपी को? आप देखिएगा, इससे काला धन बना। ये जो है ना, ये सिर्फ दिखावा किया गया था कि ये हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जहाँ तक जाली नोटों की बात है, जाली नोट भी ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन समाज के लोगों को गुमराह कर दिया गया, क्योंकि उस समय आपकी पार्टी समझिए कि नई नई सरकार में आई थी। हमारे देश में वापस आ गया। आपके देश में पैसा था ही, बाहर गया ही नहीं था, और गया था तो कितने नाम मात्र के बराबर से। ये तो आपके लोगों ने इसको क्या कर दिया, इसको पैसे बनाने का एक मशीन, इसका जरिया ढूंढ लिया। और देखिएगा, बहुत सारे बीजेपी के या बहुत सारे ऐसे कारपोरेट जगत के जो लोग हैं, लाखपति थे, करोड़पति अरबपति हो गए। इसका फ़ायदा किसको मिला? सोच के देखिएगा, ये फ़ायदा आपको मिला इनकी सरकारों के द्वारा। और गरीब के सबसे ज़्यादा गरीब हो गए और अमीर सबसे ज़्यादा अमीर हो गए। अब गरीबी अमीरी की खाई बहुत ज़्यादा हो गई है, दोनों को बांटना बहुत मुश्किल हो जाता है। कारपोरेट जगत के बदौलत ये, अब देखिएगा, रेलवे को बेच दिया जाता है। देखिए, बहुत सारा बैंक, देखिए रेलों को निजीकरण के हाथों में आप कर दिया। आप अपने लाल किला को क्या कर दिए? 25 करोड़ में क्या कर दिए? गिरवे रख दिए, और बोलते हैं कि गोद दे दिए हैं। उसको बोलिए ना, गांव पे कम से कम 10 को गांव को लेता, तब जाके समझ में आता है ये सब चीज़ें। बिल्कुल, देखिए ये सब चीज़ें ऐसे नहीं होगा। हम अपना सरकार, जो हमारे भारत के जो लोग हैं, वो इसका चुनाव करेंगे, सबसे बेहतर होगा। क्योंकि एक बात मैं बताता हूँ, भूखमरी इतनी ज़्यादा विकराल रूप धारण करते जा रही है। और सबसे बड़ी बात है, जो समाज में समरसता है, कहीं ना कहीं अभी एक नया चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे अभी देखिएगा, अभी जो बहुत तेज़ी से चल रहा है, ऐसे बहुत सारे ऐसे मानसिकता के लोग हैं जो भारतीय संविधान पे यकीन करना छोड़ रहे हैं। मात्र मुट्ठी भर लोग हैं, और उन्हीं के बदौलत आपका जो समाज का जो समरसता है, जो प्यार मोहब्बत है, ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, यकीन करना चाहिए, लेकिन बात ये है कि आपकी लोग ज़रा सोच के देखिएगा, जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी तो इन्हीं के लोगों ने संविधान के पन्नों को फाड़ करके उसको जलाया था। क्या इस चीज़ पे आपको लगता है कि समरसता और भाव पैदा होगा? डॉक्टर BR अम्बेडकर के लिखा हुआ, जो दुनिया का, विश्व का सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान, जो संविधान की रचना उस समय कर दिया, भारत के लोगों में वो दम नहीं था, वो ताकत नहीं था। ये अंग्रेज़ी हुकूमत भी कह के गई है। ये बात से भारत को ही नहीं बल्कि विश्व को भी पता था। और राष्ट्रीय नेताओं में उतनी भी क्षमता नहीं थी, उतने भी पढ़े लिखे नहीं थे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के पैरों के धूल के भी बराबर हो सके। लेकिन उनके लिखे हुए संविधान से आपको इतना एतराज़ है? सोचिए, उनके विचारों से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो फिर हम ऐसे लोगों को, जो सबसे ज़्यादा आबादी, जो हमारे ये बहुजनों की है, जो सबसे ज़्यादा आबादी है, उनके लोगों को, और इनसे बेहतर हमको जहाँ तक लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री के लिए कोई हो ही नहीं सकता। 2024 में अगर चाहते हैं, देखिए सच्चाई ये है, और सच्चाई को हमेशा स्वीकार करना चाहिए। 10 साल में आपने क्या कर दिया? 10 साल में आप अपने इतिहास को कभी निहार करके देखिएगा, आपकी अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ गई, आपकी सामाजिक अवधारणा खतरे में पड़ गई, आपका धार्मिक सांस्कृतिक चीज़ें बहुत ही ज़्यादा नष्ट हो गई, आपकी अर्थव्यवस्था सबसे ज़्यादा गर्त में चली गई है। और फिर भी आप कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री को बनाया जाए। ये अगर देखा जाए तो वर्तमान में भी और भविष्य में भी नरेंद्र मोदी के विकल्प में कोई अन्य प्रधानमंत्री नहीं दिख रहा है उनके उम्मीदवार। जैसे में अगर देखा जाए तो उस विकट परिस्थिति में, कोरोना काल को देख लीजिए, आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले प्रधानमंत्री हैं। उस विकट स्थिति में आपके हर जगह, हर वक्त आपके सहायता के लिए खड़े थे। कहाँ नई व्यवस्था कराए थे, चाहे दवा दारू की व्यवस्था हो या खाने की, रहने की व्यवस्था हो, हर जगह पूरे देशवासियों के लिए वो कभी ठीक से नहीं सोए कोरोना काल के पीरियड में। देखिए, आप बात करते हैं कि विकल्प, अभी सुन लीजिए कि 2024 में फिर से दोबारा पुनः
नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो बन रहे हैं। देखिए, वो हम तय नहीं करेंगे। हमने जो विश्लेषण किया है, भारत की आवाम जो है, भारत की जनता है, इस चीज़ को समझती है। और रहा सवाल कि आपकी जो अभी जो जिस चीज़ को आप लोग चाहे मीडिया वाले भी दिखाते हैं, मात्र 6 राज्यों में आपकी सरकार है, वो भी बहुमत में, और नए राज्यों में सभी गठबंधन में है। कब टूट के बिखर जाएगी कुछ पता नहीं, क्योंकि भारत के लोग अब है जागरूक होने लगे हैं, जागने लगे हैं, अपने अधिकार अपने हक को समझने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जुमलेबाजी जो होता है ना आपके ये जो सरकारें हैं जो सबसे ज़्यादा झूठ बोलती है और सबसे ज़्यादा युवा लोगों को ठगती हैं, अब ये नहीं होगा, क्योंकि युवा भी समझदार हो गए। उनको भी लग गया है कि भाई बहुत हो गया, 10 साल से हम ठगाते रह रहे हैं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, चाहे जितना भी भरमा लीजिए। क्योंकि मायावती जो कहती है वो करती है, और हमेशा से उन्होंने वही किया जो हमारे समाज के हित के लिए लगा, देश के हित के लिए लिया। एकांगी होकर के कभी उन्होंने नहीं सोचा, अगर सोचा तो भारत के सभी लोगों के लिए सोचा, चाहे कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, किसी भी संप्रदाय हो या कोई भी पंथ हो, सभी के लिए समान रूप से उन्होंने अधिकार, हक और सब चीज़ें जो देना था उन्होंने दिया। आपकी इस तरह से मतलब एक पार्टी होता है जो एकांगी हो जाते हैं, मनुवाद की तरफ झुका हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मनुवाद हमारे भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र की बात होता है ना, हिंदू राष्ट्र सबसे ज़्यादा खतरा हो जाता है। ये डॉक्टर अंबेडकर साहब ने भी बात कहा था। भारत के समाज के लिए और भारत के लिए सबसे ज़्यादा खतरा है हिंदू राष्ट्र। और ऐसी कॉन्सेप्ट, ऐसी चीज़ें हमारे भारत में नहीं होनी चाहिए। हमारे भारत में सभी लोगों एक ही छत के नीचे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक ही छत के नीचे रहा है, प्यार मोहब्बत से रहा है, और ऐसे ही रहना चाहिए। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव में मायावती से बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता। और चाहे जो भी आप कहें, जो भी आपका विचार हो, हमारा विचार जहाँ तक लगता है कि मायावती से बेहतर कोई भी चीज़ें नहीं हो सकता। चाहे मुख्यमंत्री के तौर पे आपने देखा होगा, इनके काबिल तारीफ़ है उनका काफ़ी शासन, और बहुत सारी चीज़ें हैं आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। देखिए दोस्तों, मेरा पर्सनल विचार ये है कि अभी इस तरह के जो कार्य जो किए हैं 10 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और आगे भी करेंगे, मेरा भरोसा है और मेरा पूर्ण विश्वास है कि 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी फिर से आ रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में। अब इनका विश्वास क्यों करें, अब इनको मायावती जी को बनाना है तो ये बना देंगे। देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है, अगर आप अपने घरों में रोटी बनाते हैं ना, तो रोटी को अलट पलट के बनाना चाहिए ताकि रोटी अच्छा से बने। एक ही साइड में रोटी बनेगा ना तो जल जाएगा। राजनीति भी बिल्कुल इसी तरह से है। राजनीति में 10 साल से आपने क्या कर दिया, अपने आप को जला के रख दिया। अब राख होते हुए देखेंगे क्या? अब देश की स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो गई है, अब कितना खराब होते देखना चाहते हैं? आपको इस चीज़ पे विचार करना होगा। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको एक समझना होगा इस चीज़ को कि हमें अब कैसा भारत का प्रधानमंत्री चाहिए। तो मुझे जहाँ तक लगता है, मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि मुझे सबसे बेस्ट जो है पर्सनालिटी के रूप में, मायावती से बेहतर अभी भारत के लिए कोई नहीं है। और ये मेरा अपना विचार हो सकता है, मेरा अपना व्यक्तिगत है, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो समझा है, मैंने ये भारत के प्रधानमंत्री को भी पढ़ा है, मैंने मायावती को भी पढ़ा है, मैंने इनके कार्यकाल को भी बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन किया, मैंने इनके भी कार्यकाल को गहन अध्ययन किया। तो मुझे लगा कि नहीं, सबसे बेस्ट आपके भारत के प्रधानमंत्री के लिए अगर एक बार देख करके देखिए, अगर आपका इतिहास का ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारा चीज़ अगर बदल ना जाए तो कहिएगा, क्योंकि इस समय स्थिति बहुत बुरा हो गया है, बहुत ही ज़्यादा बुरा हो गया है। भले सरकार ये मानना हो कि अभी भी इनका विश्वास भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन मेरा बिल्कुल यकीन नहीं है। 2014 में हम लोगों ने भी यकीन किया था। 2014 में 5 साल के बाद समझ में आ गया था कि कौन कितना पानी में है, लेकिन फिर भी जो मीडियाबाजी है, जो खास करके जो जिसे गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं, देखिए हम लोग एक विश्लेषण किए हैं, एक छोटा सा विश्लेषण है। इस आधार पे एक समाज अपना निर्णय दे सकती है वो कहाँ जाना चाहती है। जैसे आप जैसे बात किए, अब ज़रा सोच के देखिएगा, अगर हम मुसलमान की बात करें तो मुस्लिम तुष्टीकरण की बात अगर देखेंगे तो तुष्टीकरण की नीति अपनाती है भारतीय जनता पार्टी। कैसे? लेकिन ज़रा सोच के देखिएगा, ये जो डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पे चलने वाले जो लोग हैं, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कभी भी तुष्टीकरण की बात नहीं की थी।
अगर तुष्टीकरण की बात हुआ होता तो उनके संविधान में कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिख जाता। अगर दिख जाता तो सोच लीजिए, अभी स्थिति ऐसा पैदा होते जा रहा है कि शायद ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे ब्राह्मण एक अलग अपना एजेंडा बना रहे हैं और दलित जो हैं SC ST OBC ये अलग बना रहे हैं। जिस दिन ये जागरूकता अगर आ जाएगी ना तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। इस बात का डर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी लोगों को एक ही छत के नीचे समझे कि अपना जीवन यापन करना चाहिए और ये चीज़ें जिम्मेदारी बनती है राजनीतिक पार्टियों का। राजनीतिक पार्टी अपने फ़ायदे के लिए ना उठाए और सबसे बड़ी बात ये बात है कि एक अच्छे पार्टी को जो काम किया है, अच्छा तरीके से काम किया है। जैसे बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा बहुत सारे लोगों के लिए, बहुजन सभी लोगों के लिए बहुत बढ़ चढ़ के काम किया और कभी भी सांप्रदायिकता का बू तक नहीं आने दिया और सभी लोगों को बराबर तरीके से उन्होंने अपने नज़रियों को देखा। तो ये सब चीज़ होना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है ये बात। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट में मिलते हैं, वीडियो में मिलते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।